नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटीजीटी कमीशन 2025 के लिए एंशियंट हिस्ट्री का एक नया विषय संगम काल लेके आ चुका हूँ। देखिए आज हम संगम काल की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें दक्षिण भारत के इतिहास की। तो दक्षिण भारत के इतिहास को हम 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक देखने वाले हैं, जिसको हम दो कालखंडों में देखेंगे। एक होगा आपका संगम काल जो कि 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक देखेंगे, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें चेर चोल और पांड्य राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा है हमारा कौन सा, 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी, जिसमें दक्षिण भारत की राजवंशों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पल्लव राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, आपका चालुक्य राजवंश और आपका चोल राजवंश। देखिए चोल राजवंश दो बार आता है। एक तो आता है आपका 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच, और एक आता है आपका बाद में। तो चोल वंश दो बार आता है दक्षिण भारत के इतिहास में। तो आज बात करने वाले हैं संगम काल की। तो चलिए संगम काल की बात करते हैं। बात करें आपकी संगम काल की, तो संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका संगम है ये किस भाषा का शब्द है। तो संगम जो है वो संस्कृत भाषा का एक अर्थ है जिसका अर्थ जो है वो सभा है। और इसका समय जो है वो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक मध्य माना जाता है। तो संगम साहित्य का या संगम काल का जो समय है वो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए प्राचीन काल तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था, और इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई, और इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। तो संगम साहित्य क्या है, तो प्राचीन समय में मतलब कि पुराने समय में जो तमिल कवि थे इनके द्वारा बहुत सारे सभाओं का आयोजन किया जाता था, और इन सभाओं में इन्हीं कवियों के द्वारा कई तमिल साहित्य जो होते थे उनकी रचना की जाती थी, जिन्हें क्या कहा जाता है, संगम साहित्य कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर आप इस पे टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब है कि आप हमारी क्लासेस को कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं। मतलब रात को देखना चाहते हैं, आप कहीं पे जॉब करते हो, आज तक की जितनी भी पिछली क्लासेस है उनको भी आप आराम से देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो जुड़िए मात्र 499 रुपीज़ में। 78 761 45 45 409। आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं, 7876145409। आप इस नंबर पे जुड़ के हमसे जो है वो कोचिंग ले सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमारे बैच का ऑलरेडी हिस्सा बन चुके हैं। तो 8वीं सदी ईस्वी में जो है वो 3 संगमों का हमें वर्णन मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 8वीं सदी में कितने संगमों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो 3 संगमों का हमें वर्णन देखने को मिलता है। देखिए कमीशन के पेपर में ऐसे ही डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा, इतने अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके परीक्षा निकलने वाली है। अच्छा, पांड्य राज्यों के द्वारा इन संगमों का जो है वो साइज संरक्षण इनको प्रदान किया गया था, मतलब कि इनके द्वारा ही कहूँ तो इनको आयोजन किया गया था। तो पांड्य राजाओं के द्वारा इन संगमों का जो है वो इनको संरक्षण जो है वो प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन जिस प्रकार आपकी बौद्ध संगीति हुई थी, जैन संगीति हुई थी, जो कि मैं पिछली कुछ अपनी वीडियोज़ में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरी पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। आज मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा, चाहे ज्योग्राफी की है, चाहे आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की है, चाहे पॉलिटिकल की है। तो प्रॉपर आपके बीच जो है उसकी एक क्या बन जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी, प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखिए, पिछली वीडियोज़ को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा, तब जाके आपको आगे वाली वीडियोज़ का बहुत अच्छे से मजा आने वाला है। देखिए प्रथम जो संगम साहित्य हुआ था वो कहाँ हुआ था, मदुरा में। अच्छा, मदुरा में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो प्रथम संगम साहित्य मदुरा में होता है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो ऋषि अगतियार थे। याद रखना, ऋषि अगतियार। दूसरा जो संगम साहित्य हुआ था वो कपाटपुरम या अल्वे, कपाटपुरम या अल्वे में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे तोलकापियार। कौन थे, तोलकापियार। और तृतीय जो संगम हुआ था ये हुआ था आपका मदुरा में, जिसके नक्कीरार क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो तीनों संगम साहित्य आपको याद रखने हैं, चाहे आपका प्रथम साहित्य है, चाहे आपका द्वितीय साहित्य है, चाहे आपका तृतीय संगम साहित्य है। तो तीनों के तीनों साहित्य आपको याद रखने हैं, और तीनों के तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका संगम काल का राजनीतिक इतिहास। अच्छा, अगर बात करें संगम काल के राजनीतिक इतिहास की, तो संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों ने जो है वो क्या किया था, शासन किया था। तो जब संगम युग था तो उस समय भारत में 3 राजवंशों ने क्या किया था, अपना जो है वो शासन किया था। चाहे वो एक था चेर राजवंश, चोल और
पांडवों का शासन था। तो याद रखना है किस किस का था, 3 राजवंश चेरों, चोलों और पांडवों का क्या था, भारत कवर शासन था जब संगम युग भारत में चल रहा था। अच्छा, इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त की जा सकती है। देखिए जो ये जो राज्य थे, चाहे वो चेर थे, चाहे वो चोल थे, चाहे पांडे राजा थे, इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो संगम काल के जो साहित्यिक स्रोत है वहीं से हमें इनके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए ये जो है वो ये तीनों जो है वो कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो याद रखना है ये तीनों राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण में थे। एक था आपका चेर राज्य, दूसरा था चोल राज्य और तीसरा था पांडे राज्य। तो याद रखना है चेर, चोल और पांडे, तो 3 राज्यों के द्वारा जो है वो क्या किया गया था, संगम युग के दौरान जो है दक्षिण भारत पे शासन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन कौन से राज्य थे जिनके द्वारा संगम युग के दौरान दक्षिण भारत में शासन किया जाता है। तो बोलेंगे चेर राज्य था, चोल वंश था और आपका पांडे वंश था। तो तीनों के तीनों आपको याद रखना है, बहुत ही डिटेल से याद रखना है, तब जाके बात बढ़ने वाली। इनके उत्तर में दक्षिण नदी बहती थी और दक्षिण में कृष्णा नदी के दक्षिण में थे ये तीनों ही राज्य। देखिए तो संगम काल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कहा कि 3 राज्यों के द्वारा यहाँ पे शासन किया गया था। तो संगम काल के वंशों में जो सबसे प्राचीन जो वंश था वो चेर था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि संगम काल में 3 वंश तो थे, लेकिन सबसे प्राचीन जो था वो कौन था। देखिए चेर, चोल और पांडे ने किया था, लेकिन चेर, चोर वंश और पांडे में से सबसे जो पुराना था वो था आपका चेर राज्य। अच्छा, चेर का जो अर्थ होता है वो होता है पर्वतीय देश। तो चेर का अर्थ क्या होता है, तो चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। ये एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है और एनसीईआरटी में ऐसी चीज़ें दी गई है तो आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। और केरल का प्राचीन नाम भी चेर ही था। देखिए जो वर्तमान का केरल राज्य है उसका उस समय जो नाम था वो चेर था। इस बात को आपने याद रखना है, हर एक बात आपको याद रखनी है, तब जाके आपको बातें क्लियर होने वाली है। देखिए गलती करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक एक बातों को आप बहुत डिटेल से याद रखिएगा, तब जाके मज़ा आने वाला। देखिए अगर बात करें चेरों ने, तो चेरों ने अपनी राजधानी वज्जी अथा करूर को बनाया था। तो चेर वंश जो था उनके द्वारा अपनी राजधानी कहाँ बनाई गई थी, तो एक वज्जी बनाया गया था, वज्जी और करूर। तो वज्जी और करूर को जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, किसने, चेर वंश के राजाओं ने। वंजी और करूर दोनों आपको याद रखना है। और धनुष जो है वो इनका क्या था, प्रतीक चिन्ह था। इस बात को आपने याद रखना है कि चेर राजाओं का जो झंडा है उसका उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो धनुष था। इस बात को आपने याद रखना है। और इतिहास में चेर कवियों ने शेन गुटवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर बताया है। तो सबसे महान चेर कौन है, तो शेन गुटवन। क्या नाम था इनका, शेन गुटवन। तो शेन गुटवन को जो है वो लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो है वो सबसे महान इनको जो है सबसे महान चेर राजा बताया गया है। तो चेर राजाओं में सबसे महान चेर राजा कौन था, तो क्या बोलेंगे भैया, शेन गुटवन था। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को याद रखेंगे तो मज़ा आने वाला है, नहीं रखोगे तो यही पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। देखिए कणगी पूजा जिसको पत्नी पूजा भी कहते हैं, तो कणगी पूजा क्या थी, कहाँ पे प्रचलित थी, दक्षिण भारत में प्रचलित थी संगम काल के दौरान और चेर राज्य में। तो कणगी पूजा की जो शुरुआत है वो किसने की थी, कणगी पूजा होती है कि अपनी पत्नी की पूजा करना, तो कणगी पूजा की जो शुरुआत है वो लाल चेर के द्वारा की गई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। अच्छा, चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा था आदिगेमान। अच्छा, आदिगेमान कौन था, आदिगेमान किस वंश से संबंधित था, तो ये भी एक महान राजा था। कौन सा महान राजा, तो याद रखना है किस वंश का, तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आदिगेमान जो है वो क्या था, चेर वंश का एक महान राजा था। और इसी आदिगेमान ने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन आएगा कि किस वंश ने दक्षिण भारत में जो है वो गन्ने की खेती की शुरुआत की, तो बोलेंगे चेर राज्य या चेर वंश के द्वारा की गई। लेकिन अगर राजा पूछेगा तो क्या बोलेंगे, आदिगेमान ने की, जो कि चेर वंश के राजा है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए बातों को आपने एक एक तरीके से याद रखना है, तब जाके बातें आपकी क्लियर होने वाली है। अगला है आपका चोल वंश। देखिए दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था। अगर बात की जाए चोल वंश की, तो चेर के बाद चोल वंश था। चोल वंश बहुत ही प्रसिद्ध वंश था दक्षिण भारत के इतिहास में। चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इस वंश का जो है वो पतन हो जाता है और 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ था। देखिए चोल वंश 2 बार आया, एक तो ये 3री शताब्दी में आया, फिर इनका
पतन हो जाता है। पतन कैसे होता है कि यहाँ पे पांडे राजा की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इनका पतन हो जाता है, लेकिन दोबारा ये 9वीं शताब्दी में फिर से इनका उदय होता है दक्षिण भारत के इतिहास में। देखिए, पहली शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक जो है वो बात होती है आपके दक्षिण भारत की इतिहास की। देखिए, अगर बात करें चोल वंश के बारे में तो इनकी प्रथम जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में मिलती है। तो चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो चोल वंश के बारे में जो प्रथम जानकारी जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी, वहीं से हमें जो है वो चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी मिलती है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, अगर बात की जाए चोलों की तो चोलों ने मंतूर, उरेयूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो याद रखना है कि जो चोल थे, चोल राजा थे, उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो मंतूर, उरेयूर और तंजावुर। तो याद रखना है। देखिए, वज्जी और इससे पहले जो चेर वंश था, इन्होंने अपनी राजधानी अलग बनाई थी। उन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया था? वज्जी और करूर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था चेर राजाओं ने। लेकिन चोलों ने अपनी तीन तीन राजधानी बनाई थी। मंतूर बनाई थी, उरेयूर बनाई थी और तंजावुर बनाई थी। देखिए, इनको याद रखना है। स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न में गलती फलती की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर बात करूँ चोलों की तो चोलों का जो प्रतीक चिन्ह था वो बाघ था। इस बात को आपने याद रखना है। थी तो भैया धनुष किसका था? तो धनुष इससे पहले था। और चोल वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? बाघ था। देखिए, चोल वंश के दो प्रमुख शासक हुए थे, एक था करिकाल और दूसरा था एलारा। देखिए, अगर तो करिकाल की बात करें तो चोलों का पहला महानतम शासक जो है वो करिकाल था। कावेरी नदी के किनारे इसने जो है वो 160 किलोमीटर बांध का जो निर्माण करवाया था। तो इतना पुराना बांध। तो याद रखना है कि चोलों का महानतम शासक करिकाल एक चोलों का महानतम शासक था। इसने क्या किया था? इसने जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी के किनारे उस समय 160 किलोमीटर बांध का, इतने लंबे बांध का निर्माण करवाया। और प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह जो कि कावेरीपट्टनम बंदरगाह के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, इसका निर्माण भी करिकाल जो है वो चोल वंश के राजा है, इनके द्वारा करवाया गया था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह है जिसको कावेरीपट्टनम में जो इसका निर्माण हुआ है वो किसने बनवाया था? तो ये चोल वंश के राजा करिकाल के द्वारा बनाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। दूसरा आपका एलारा था। अगर एलारा की बात करें तो एलारा चोल वंश के एक ऐसे राजा थे जिसने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया। तो श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन करने वाला चोल राजा कौन था? तो क्या बोलेंगे भैया? एलारा था। इस बात को आपने याद रखना है। तो 50 वर्षों तक शासन किया, इस बात को आप जरूर याद रखें। इसके बाद है आपका पांड्य वंश, मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण वंश दक्षिण भारत के इतिहास का। तो पांड्य वंश की जो प्रथम जानकारी है वो मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से हमें प्राप्त होती है। तो मैगस्थनीज के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिस किताब का नाम है इंडिका, और इंडिका से ही हमें पांड्य वंश की प्रथम जानकारी मिलती है। इस बात को आपने याद रखना है। और पांड्य राजाओं ने ही, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये समाज नहीं है, सिर्फ पांड्य राजाओं हैं। तो पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगमों का भी आयोजन किया था। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीन संगम साहित्य हुए थे। इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात की जाए पांड्य वंश की तो इनका जो समाज था, जैसे कि आपका हड़प्पा सभ्यता का समाज था, उसी प्रकार इनका समाज भी मात्र सत्तात्मक था। तो याद रखना है कि जो पांड्य वंश था इनका समाज कैसा था? तो इनका समाज भी मात्र सत्तात्मक था। इस बात को आपने याद रखना है। इनकी राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी मदुरई थी। तो इनकी राजधानी मदुरई थी, इस बात को भी आपने याद रखना है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था। तो इनका प्रतीक चिन्ह मछली था और इनकी राजधानी सिर्फ एक थी, मदुरई। तो याद रखना है पांड्य राजाओं की राजधानी। बहुत बार परीक्षाओं में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि जो पांड्य राजा थे इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी जो है वो मदुरई थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इनका झंडे का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था मछली। क्या था? मछली। तो मछली किसका प्रतीक चिन्ह था? तो बोलेंगे जो पांड्य राजा थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था। अच्छा, इस वंश का प्रसिद्ध शासक था नाडियोन जो है वो क्या था? इस वंश का प्रसिद्ध शासक था और इसी ने समुद्री पूजा की शुरुआत की। तो किस पांड्य राजा के द्वारा या पांड्य वंश के किस राजा के द्वारा समुद्री पूजा की शुरुआत की जाती है? तो समुद्री पूजा की जो शुरुआत है वो नाडियोन के द्वारा की जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, चीज़ें जितनी अच्छे से याद रखोगे उतनी अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा, तब जाके आपको मज़ा आने वाला है। तो इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक
शासक था वो नाडियोन था, और इसी ने समुद्री पूजा की जो है वो क्या की थी, या समुद्र पूजा की जो है वो क्या की थी, शुरुआत की थी। देखिए अगर पांड्य वंश की बात करूँ तो पांड्य वंश जो है वो मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत का वो कौन सा, या संगम काल का वो कौन सा वंश था जो मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, वो था आपका पांड्य वंश। देखिए आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांड्यों की शक्तियाँ क्षीण हो गई थी। अच्छा, आगे चलकर क्या हुआ कि 5वीं शताब्दी जब खत्म हो जाती है तो 5वीं शताब्दी के बाद जो है वो पांड्य राजाओं की जो शक्ति है वो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, मतलब कि धीरे धीरे कम हो जाती है, और धीरे धीरे ये शक्तियाँ कम होने के कारण जो है वो अब जो है वो नए राजवंश का यहाँ पे क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। अच्छा, अब अंत में कुछ बात करते हैं। ये छोटा सा विषय था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपको डिटेल से बताया। संगम काल के कुछ प्रमुख साहित्य की बात करते हैं, जैसे कि इनका प्रमुख जो प्रमुख साहित्य था वो था तोल्कापियन। तो तोल्कापियन जो है वो क्या था, इनका प्रमुख जो है वो साहित्य था संगम काल का। इसको जो लिखा था वो तोल्कापियर, किसने लिखा था, तोल्कापियर। तो कल के लिए अगर क्वेश्चन आएगा कि तोल्कापियम में क्या है, तो तोल्कापियम एक प्रमुख जो है वो संगम साहित्य है संगम काल का, इसको तोल्कापियर ने लिखा था। इसके अलावा आपका शिल्पादिकारम, तो शिल्पादिकारम भी किसने लिखा था, इसको लिखा था इलांगो दिगल। तो इलांगो दिगल ने लिखा था शिल्पादिकारम, ये भी आपको याद रखना है। और अगर तमिलों की बात करूँ तो इनके प्रमुख देवता थे मुर्गन। तो मुर्गन क्या थे, इनके प्रमुख देवता थे, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये साहित्य आपको याद रखने हैं कि तोल्कापियम क्या था, तोल्कापियर ने लिखा था। शिल्पादिकारम जो है इलांगो आदिगल ने लिखा था। और तमिलों के जो प्रमुख देवता थे वो मरुगन थे, या मुर्गन थे। तो ये आपको याद रखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, कोई भी वीडियो पसंद आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो भी आपके सगे संबंधी दोस्त टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप मेरी वीडियो ज़रूर भेजिएगा। और अगर आपको भी अच्छा लग रहा है ये एग्ज़ाम, तो आप ज़रूर जो है वो यहाँ पे मेरे इस वीडियो पे लास्ट में कमेंट में लिख सकते हैं हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।